आपका हमारे YouTube चैनल पर ढेर सारा स्वागत है। और हम नया टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं वो है कांग्रेस का उदारवादी एवं उग्रपंथी दल। इस उदारवादी को आप नरम दल भी कह सकते हैं और उग्रपंथी दल को आप गर्म दल भी कह सकते हैं। हम लोग मॉडर्न इंडिया का अध्ययन करते हुए इतिहास के उस दौर में पहुँच चुके हैं जहाँ कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है और कांग्रेस इतना लोकप्रिय हुआ कि जो कि एक अखिल भारतीय संगठन साबित हुआ। इसी कारण से वो अंग्रेज गवर्नमेंट की नज़र में भी चुभने लगा और यही कांग्रेस अंततः संगठित होकर के भारत का स्वतंत्रता संघर्ष लड़ने लगा, जिसकी प्रारंभिक समय में कमान थी उदारवादियों के हाथ में। लेकिन ऐसा नहीं कि उदारवादी जिस समय थे उसमें उग्रपंथी नहीं थे। उदारवादी और उग्रपंथी दोनों लोग कांग्रेस में एक ही समय में पार्टिसिपेट करते थे, यानी भाग लेते थे। लेकिन कांग्रेस की कमान उदारवादियों के हाथ थी, यानी प्रभावी, ज़्यादा इफेक्टिव ये जो थे वो उदारवादी लोग थे। उदारवादी या नरमपंथी का मतलब है कि किसी भी शासन, सत्ता, व्यक्ति, संगठन, व्यक्तित्व इत्यादि के समक्ष एक उदार रुख अपनाना, नरम रुख अपनाना, आक्रामक रुख नहीं अपनाना। तो इस समय ये लोग डोमिनेंट थे कांग्रेस पर। और उग्रपंथी का अर्थ होता है वे तेजी से सुधार चाहते हैं, वे एग्रेसिव पॉलिसी के लोग होते हैं। ये दोनों ही दल कांग्रेस के भीतर थे, एक ही समय में कांग्रेस में भाग भी लेते थे, यानी पार्टिसिपेट करते थे। किंतु कांग्रेस पर प्रभाव उदारवादियों तक का था, इसलिए उदारवादी लोगों के हाथ कांग्रेस की कमान थी। तो प्रश्न उठता है कि प्रमुख उदारवादी नेता आखिर कौन कौन थे। उदारवादी नेताओं में प्रमुख थे दादा भाई नेरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ इनको। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादियों के आधार स्तंभ थे, सबसे प्रखर उदारवादी थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनको भी मैं पहले ही आपसे परिचित करा चुका हूँ। फिरोज शाह मेहता, ये बेताज बादशाह कहे जाते थे। दिनसा एलुची वाचा 1900 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। और महामना मदन मोहन मालवीय, जो बाद में बीएचयू जैसे महान विश्वविद्यालय के संस्थापक बने, ये भी उदारवादी नेताओं में से आते थे। ये उदारवादी नेता भारत के लिए कहीं न कहीं ब्रिटिश शासन को आवश्यक समझते थे और वैधानिक तरीकों से सुधार के समर्थक थे। ऐसा कहा जाता है कि ये गोपाल कृष्ण गोखले और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से एक बार उग्र बहस हो गई और उग्र बहस में जब इधर गोपाल कृष्ण गोखले ने ये कह दिया उनके बातों पर, यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की बातों पर, जब इन्होंने कहा कि अगर हम देखें तो अंग्रेज अगर किसी से सबसे अधिक घृणा करता है तो वह भिखारी से, और आप लोगों की जो अंग्रेजों के प्रति प्रवृत्ति है वह भिक्षावृत्ति है, इसीलिए अंग्रेज आप उदारवादियों से बहुत घृणा करते हैं। तो इससे नाराज होकर गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि जेल के बाहर पागल ही स्वतंत्र रहना पसंद कर सकते हैं। ऐसी बातें हुई थी, बड़ा उग्र संवाद हो जाता था इन लोगों के बीच। तो इस तरह से एक बार तो दादा भाई नेरोजी ने कहा कि हम ब्रिटिश प्रजा हैं और ब्रिटिश प्रजा होने के नाते हमारा ये अधिकार है कि हम ब्रिटिश शासक से अपने लिए उचित संस्थाओं की मांग करें। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आखिर भारत पर ब्रिटिश शासन या हमें ब्रिटिश प्रजा होने का क्या लाभ है। बड़े ही दीनहीन शब्दों में ये लोग सरकार के सामने अपनी याचना या प्रार्थना पत्र रखते थे, बड़े दीनहीन शब्दों में, बड़े वैचारिक शब्दों में। यू मेजेस्टी, यू हाइनस, वी आर स्लेव्स ऑफ यू, ऐसे करके हम आपके गुलाम। इस तरह इन लोगों की इसी भिक्षावृत्ति को नाराज होकर के आखिरकार अश्विनी कुमार दत्त ने कहा 3 दिन का तमाशा, तो बिपिन चंद्र पाल ने कहा एक याचना संस्था है, मैं इसके पहले पढ़ा ही चुका हूँ। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा अगर मेढक की तरह ऐसे ही टर हम टर्राते रहे साल भर में 3 दिन तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसे तमाम इन लोगों पर आरोप लगे थे, मैं इसके पहले उसको लिखा चुका हूँ और पढ़ा चुका हूँ। ये उदारवादी लोग थे।
जिनका अभी पार्टी पर वर्चस्व था। तो गरम दली लोगों को या उग्रपंथी लोगों को देख लिया जाए, इनमें कौन कौन प्रमुख थे? विपिन चंद्र पाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंदो घोष। विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय वरिष्ठ थे। अरविंदो घोष अभी नए नवयुवा थे। इसी नाते इन लोगों को पाल बाल लाल से संबोधित किया जाता है। अब इनको बीपीएल कह सकते हैं, पाल बाल लाल। अरविंदो घोष ने एक पुस्तक लिखी थी, भवानी मंदिर। भवानी मंदिर के लेखक थे, बड़ी सुंदर पुस्तक थी। और इसी में इन्होंने बड़े मार्मिक वाक्य लिखे थे कि हमारी भारत माता भूमि का एक टुकड़ा नहीं, हमारी भारत माता न ही लोगों की संवेदना, न ही किसी भूमि का एक टुकड़ा, यह करोड़ों भारतीयों से मिलकर बना हमारी मातृभूमि का एक महानतम संघ है, जिसे हम अपनी मातृभूमि भारत माता कहते हैं। भवानी मंदिर ये काली जी से प्रेरित होकर लिखे थे। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, कलकत्ता या बंगाल के लोग काली जी के भक्त, ये अरविंदो घोष भी काली जी के भक्त थे। ये कहा करते थे हमें शक्ति की पूजा करनी चाहिए, शक्ति ही धर्म है, हम शक्ति से ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और माता काली शक्ति की प्रतीक है, ऐसा अरविंदो घोष का कहना था। बंगाली थे, कलकत्ता के निवासी थे। इन्होंने माता काली से के शक्ति से प्रेरित होकर लिखा था भवानी मंदिर। ये छात्र कुछ बैठे यहाँ हमें हमारे पढ़ाई में ये हटाए नहीं जाता, ये सब हंसी उसी चल। ब्रिटिश शासन को भारत के लिए अभिशाप मानते थे कौन लोग? गरम दलीय या उग्रपंथी नेता लोग। ये नेता भारत की आज़ादी एवं उग्र सुधारों के समर्थक होते थे और ब्रिटिश शासन को भारत के लिए अभिशाप मानते थे। इन लोगों ने उदारवादी या नरम दलीय लोगों को की कार्यप्रणाली की निंदा की। मैं पहले लिखा चुका हूँ, 3 दिन का तमाशा अश्विनी कुमार दत्त बोलते हैं। बंगाल में दत्त लोग भी हैं ऐसे, ध्यान रहे। इन लोगों में टसन यानी हल्की फुल्की झगड़ा झंझट कांग्रेस के तहत चलती रहती थी, लेकिन रहते कांग्रेस में ही। ऐसे समय में गरम दल के लोगों को नरम दल के लोगों पर, यानी जिन नरम दलियों का कांग्रेस पर वर्चस्व था, उन पर एक प्रबल हमला करने का मौका मिल गया और वह मौका था बंगाल विभाजन। इसी बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप आगे चला स्वदेशी आंदोलन। तो हम बंगाल विभाजन के बारे में जान लेते हैं, जिस कारण उग्रपंथियों को या गरम दली लोगों को नरम दलीय लोगों पर आक्रमण का एक प्रबल मौका मिला। बंगाल विभाजन 16 अगस्त 1905 को प्रभावी हुआ। इसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई थी और घोषणाकर्ता थे कौन? उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय भारत में उग्रपंथ या ये कहें क्रांति जैसी भावनाओं का चरम काल था। तो इसकी घोषणाकर्ता लॉर्ड कर्जन थे और इनका लक्ष्य क्या था? बंगाल में उभर रहे राष्ट्रवाद को समाप्त करना, ये इनका लक्ष्य था। जबकि इन्होंने घोषणा क्या की थी? घोषणा किया था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए हम बंगाल का विभाजन 2 भागों में करना चाहते हैं, क्योंकि बंगाल में असम, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसी बंगाल एक बड़ी ब्रिटिश प्रेसिडेंसी है। तो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के इस बड़े भूभाग को प्रशासन चलाना बड़ा दुरूह हो रहा है, इसलिए इसको 2 भागों में बांट दिया जाए। इसके लिए इन्होंने एंड्रयू कमीशन की स्थापना किया था, जो मैंने इसमें लिखा नहीं है, आप ऐसे ही जान लीजिए, मेरी आवाज़ सही। एंड्रयू कमीशन ने कहा था कि बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाए। वास्तविक कारण तो ये था कि वो बंगाल में उभरती उग्र या क्रांतिकारी गतिविधियों को समाप्त करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बताया कि हम बंगाल को प्रशासनिक सुविधा के लिए 2 भागों में बांट रहे हैं, ऐसा लॉर्ड कर्जन का कहना था। एंड्रयू कमीशन की बात को मानते हुए उन्होंने 20 जुलाई 1905 को घोषणा की और 16 अगस्त 1905 को विभाजन प्रभावी हो गया। ये ऐसा हुआ, लेकिन इसका विरोध का आयोजन जो हुआ 7 अगस्त 1905 को हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विरोध सभा का आयोजन किया था। कलकत्ता टाउन हॉल में SN बनर्जी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन का आयोजन 7 अगस्त 1905 को हुआ था। सरकारी योजना के अनुसार अभी हमने बताया बंगाल को 2 भागों में बांटना था, 2 भागों में बांटना था। एक में बंगाल, बिहार, उड़ीसा जिसकी राजधानी कलकत्ता होनी थी, दूसरे में असम, पूर्वी बंगाल यानी ढाका, राजशाही, चटगांव, मेमनसिंह ये सम्मिलित थे। इसकी राजधानी ढाका होनी थी, 2 भागों में उनको
विभाजित करना था। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुल और पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुल, ताकि दोनों तरफ लड़ाया जा सके। डिवाइड एंड रूल, ये 1857 से इनकी ये नीति चल रही थी कि डिवाइड यानी समाज संगठित होगा तो हम जीत नहीं पाएंगे, तो समाज को डिवाइड, कुछ न कुछ ऐसा करके डिवाइड कर दो, एंड देन रूल, तब रूल कर पाओगे आसानी से। तो इसी डिवाइड रूल को उन्होंने आगे बढ़ाया एंड्रू कमीशन के तहत। एंड्रू कमीशन की बातों को मानकर एक तरफ हिंदू बहुल, दूसरी तरफ मुस्लिम बहुल, ऐसा करके ताकि उनको लड़ाया जा सके। तो लड़ाया जाएगा तो हमारे यहाँ हमेशा अधीन बने रहेंगे, ऐसा इसी नाते इन्होंने इसको विभाजन की घोषणा की थी, यानी विभाजित किया था। इस विभाजन का विरोध हुआ। अभी हमने बताया कि विरोध में जो कलकत्ता टाउन हॉल में एस.एन. बनर्जी के नेतृत्व में विरोध सभा का आयोजन हुआ था, इसका विरोध हुआ और विरोध में क्या क्या गतिविधियां हुई और फिर उसके बाद कांग्रेस की उस पर क्या प्रतिक्रिया होती है और कांग्रेस के या उस समय के बड़े नेताओं की इस विभाजन पर क्या प्रक्रिया होती है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। बंगाल विभाजन पर जो नेताओं की प्रतिक्रिया हुई वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ध्यान रहे। बंगाल विभाजन पर जो नेताओं ने प्रतिक्रिया की उसमें एस.एन. बनर्जी सबसे अग्रणी थे, क्योंकि कलकत्ता टाउन हॉल में ही इन्होंने विरोध सभा का आयोजन किया था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पीछे बताया। एस.एन. बनर्जी ने कहा विभाजन हम पर वज्र की तरह गिरा है और हम इसे किसी भी तरह स्वीकार नहीं करेंगे। कलकत्ता की जनता ने भी कहा बनर्जी झुकना नहीं, यही वो आंदोलन है। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि उदारवादी नेताओं के स्तंभ होते थे, ये तो सत्य में रह गए कि मैं जो अंग्रेजी सरकार का एक तरह से पीछे हाथ समर्थन ही करता था, आखिर ये क्या हो गया। उन्होंने कहा यह सरकार की एक निर्मम भूल है जिसका खामियाजा उसे भुगतना होगा। 16 अगस्त 1950 को इसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप समूचे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। लोगों ने कलकत्ता में बाबू घाट जाकर गंगा स्नान किए, एक दूसरे से मिले जुले और वंदे मातरम के गीत गाए। इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर राखी दिवस मनाया गया। राखी जैसा कि प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को बांधते थे, बाद में बहनें अपने भाइयों को बांधने लगी, इसका बड़ा इतिहास है। यहाँ एक दूसरे ने एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधी। इसे राखी दिवस के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर मनाया गया। टैगोर ने इसी समय अमर सोनार बांग्ला नाम का एक बंगला गीत लिखा। 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ भारत की सेना की मदद से, मुक्ति वाहिनी की मदद से, तो इसका राष्ट्रगीत यही अमर सोनार बांग्ला बना। इसी समय यानी जिस समय बंगाल विभाजन हुआ था और उसका विरोध प्रदर्शन चल रहा था, ऐसे ही समय 1905 का कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ। यानी 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? बनारस में, और इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। आज सरकारी कारस्तानियों के कारण गोपाल कृष्ण गोखले सुरक्षात्मक मोड में थे और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अधिवेशन में पूरी तरह अटैक मोड में थे। अर्थात इन्होंने जमकर उदारवादियों की आलोचना की, ये कहते हुए कि भर गया आप लोगों का मन, आप लोगों के कारण बंगाल का विभाजन हुआ है, इसके लिए उग्रवादी नहीं बल्कि उदारवादी नेता जिम्मेदार हैं। आप लोगों की कारस्तानियों के कारण ही बंगाल के विभाजन की हिमाकत सरकार कर पाई और जिसने हमारे एक बेहतरीन क्रांतिकारी नेतृत्व को तोड़ने का प्रयास किया। उसमें सब कुछ धीरे धीरे लोकमान्य तिलक की बातों को स्वीकार करते जा रहे थे गोखले। आज वे सुरक्षात्मक मोड में थे और गोपाल कृष्ण गोखले से आखिरकार तिलक ने यह भी कहा कि अब भी समय है मिस्टर गोखले, हमारे स्वदेशी, स्वराज और बहिष्कार, इन तीनों सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया जाए, तभी भारत का भला कर सकेगी कांग्रेस की उदारवादी दल। इसमें से गोपाल कृष्ण गोखले ने बड़े ही सुरक्षात्मक मूड में तिलक के स्वदेशी और बहिष्कार को स्वीकार कर लिया और स्वराज को 1 वर्ष के लिए टाल दिया। ये कहते हो कि मिस्टर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, कलकत्ता अधिवेशन 1906 तक यानी 1 वर्ष के भीतर अगर सरकार विभाजन को रद्द नहीं कर देती तो हम लोग सभी लोग आप लोगों के उस स्वराज की मांग को भी स्वीकार कर लेंगे, किंतु हमें 1 वर्ष का मौका दिया जाए जिसे
आखिर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वीकार कर लिया और कांग्रेस के प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद भारत में चला स्वदेशी आंदोलन। यानी बनारस अधिवेशन में उदारवादी नेताओं ने, गर्मदली नेताओं यानी लोकमान्य तिलक जैसे नेताओं के दबाव में आकर स्वदेशी और बहिष्कार स्वीकार कर लिया। स्वराज को 1 वर्ष के लिए टाल दिया और वहाँ से जब ये प्रस्ताव पारित हो गया तो स्वदेशी आंदोलन बेहतरीन ढंग से चलने लगा। इसी परिप्रेक्ष्य में चला स्वदेशी आंदोलन 1905। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। इस आंदोलन के समर्थन हेतु सबसे अनूठा प्रयास यानी समर्थन जुटाने का सबसे अनूठा प्रयास किया स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक अश्विनी कुमार दत्त ने। ये अश्विनी कुमार दत्त बरिशाल बंगाल में एक जगह है और ये जो है इसके संस्थापक थे स्वदेश बांधव समिति के। इन्होंने बरिशाल में इसकी स्थापना की थी, संगठन की, और इनका सबसे बेहतरीन प्रयास था स्वदेशी आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने का। इस समय वैज्ञानिक यानी जिस समय स्वदेशी आंदोलन की बात चल रही थी तो विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी और स्वदेशी चीज़ों को सामने लाया जा रहा था, जैसा कि आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं कि हमको स्वदेशी चीज़ों के प्रति वोकल होना होगा, विदेशी चीज़ों के प्रति नहीं कि मैं तो विदेशी ब्रांड का कपड़ा पहनता हूँ। इसमें भारत का बकिया उधरता चला जा रहा है और चीन जैसे हमारे व्यापारिक सहयोगी हुआ करते थे जो इतना लाभ उठाने का हमें आजकल आके दिखाते हैं। तो आजकल जैसे बात चल रही है कि हम लोगों को अपने स्वदेशी के प्रति वोकल होना चाहिए, उसी तरह उस समय कहा गया हम स्वदेशी अपनाएंगे, हम विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे। तो लोगों ने विदेशी कोट, विदेशी टोपी, विदेशी कपड़े उठा करके आग के हवाले कर दिया और स्वदेशी चीज़ें अपनाने लगे। हालांकि इसमें एक चीज़ मैं अभी लिख नहीं पाया लेकिन बता देता हूँ, विदेशी कपड़ों के होली जलाए जाने का विरोध किया था रविन्द्रनाथ टैगोर। उन्होंने कहा ये एक निर्मम भूल है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये धन की निकृष्टतम बर्बादी है। विदेशी कपड़ों की होली न जलाएं जिसका कि आप पैसा दे चुके हैं, बल्कि स्वदेशी अपनाएं। तो इसे धन की बर्बादी बताया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, तो विदेशी कपड़ों के होली जलाए जाने का विरोध किया था। लेकिन स्वदेशी आंदोलन जो चल रहा था इसमें लोग स्वदेशी चीज़ों को अपना रहे थे, स्वदेशी संस्थाएं स्थापित करना, स्वदेशी विद्यालय स्थापित करना, ये सारी चीज़ें लोग कर रहे थे। इसी समय देखिए बंगाल के एक वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल में बंगाल फार्मास्यूटिकल कंपनी की स्थापना, एक दवा कंपनी स्थापित किया था, बंगाल फार्मास्यूटिकल कंपनी की स्थापना की। इसी समय 15 अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित हुई, अर्थात हम लोग स्वदेशी विद्यालय खोलेंगे और अंग्रेजों के विद्यालय, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यालय पढ़ने नहीं जाएंगे। अवनींद्रनाथ टैगोर जो कि एक महान चित्रकार थे, एक आर्टिस्ट थे, इन्होंने शुद्ध भारतीय कला शैली का इसी समय प्रणयन किया और विदेशी कला शैली को पूरी तरह से उसका वर्चस्व तोड़ दिया अवनींद्रनाथ टैगोर ने। इस समय महिलाओं ने पर्दे से बाहर आकर आंदोलन का समर्थन किया, ताड़ी शराब की दुकानों पर धरने दिए, ये सब कार्य इस समय हुआ था। बमफ्रांडे फुल्लर इत्यादि ने जो है भारत पर तमाम टीका टिप्पणियाँ की थी और धीरे धीरे ये स्वदेशी आंदोलन कमज़ोर पड़ने लगा। इसका मुख्य कारण है इसके प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और आंदोलन कमज़ोर पड़ने लगा। और इसका एक भी कारण था कि 1906 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें लोग थोड़ी बहुत संतुष्ट हो गए। तो कैसे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, इसको देख करके हम लोग ये चैप्टर समाप्त करते हैं। आगे चलकर हम लोग देखते हैं स्वदेशी आंदोलन में कई वर्गों की भागीदारी एक तरह से नहीं थी। जैसे सरकार ने इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, सरकार ने कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कराई, तमाम तरह से दंगे भड़काने का प्रयास किया, हिंदू मुस्लिमों के बीच वैमनस्य पैदा करने की बात की। इसलिए मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। साथ ही साथ तमाम अंग्रेजी सोच के बुद्धिजीवी वर्ग इस आंदोलन के साथ नहीं थे। और इसी समय 1908 में कांग्रेस और स्वदेशी आंदोलन से जुड़े नेता जैसे अश्विनी कुमार दत्त, कृष्ण कुमार, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे यह आंदोलन कमज़ोर होकर समाप्त हो गया। हालांकि इस आंदोलन की सार्थकता या पॉजिटिविटी इस बात में ज़रूर है, गांधी जी ने भी इस पॉजिटिविटी को स्वीकार किया और कहा कि जो है स्वदेशी आंदोलन के लिए उन्होंने लिखा था कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन विरोध से शुरू होता है। यानी स्वदेशी आंदोलन जो चला, जो बड़ी जल्दी समाप्त जरूर हो गया, लेकिन गांधी जी बार बार ये स्वीकार करते हैं कि भारत की जनता का जन जागरण वास्तव में बंगाल विभाजन के विरोध से यानी स्वदेशी आंदोलन से शुरू होता है। अंत 1947 में देश आज़ाद होता है। ये इस आंदोलन की पॉजिटिविटी है। आज इतना ही।
आप अपने लाइक और कमेंट के साथ साथ हमें गलतियों या जो भी उसमें भूलें हो रही हो, जो कमी हो रही हो, उसका सुझाव अवश्य ही दिया करें। हमने कई भूलें डेट वोट की भी की होंगी, जैसे मुझे लगता है राजा राम मोहन राय के उसमें हमने 1821 1822 के जगह शायद 1921-22 लिख दिया है, ऐसा एक बच्चे ने आज बताया। तो ये त्रुटियां हो सकती हैं, जो 1819 1821 1822 होना चाहिए संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार इत्यादि के लिए, तो ऐसा हो सकता है 1921-22 हो गया, उसे आप सुधार लीजिएगा। तो अपने सुझाव भी हमें भेजें, इससे हम खुश होंगे। थैंक यू क्लास।